हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉज एंड इट्स इम्पोर्टेंसी मीन्स जो मेंडल के नियमों और उनके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने मेंडल के बारे में परिचय पढ़ा, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो मेंडल के जो डिस्कशन थे, निष्कर्ष थे, उनका जो रूप निरूपण था वो एक प्रकार से मेंडल्स के नियम के रूप में ही उनको जाना जाता है। जो मेंडल्स के जो नियम थे, ये मेंडल्स के नियम 3 नियम मेंडल्स के द्वारा दिए गए। पहला जो नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंसी, मेंडल का प्रभाविकता का नियम। जो मेंडल का प्रभाविकता का नियम, इसके बारे में हमने पहले जाना था और देखा भी था, इसके बारे में पढ़ा भी था कि मेंडल ने बताया कि एक प्रकार से जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो जो प्रभावी जो डोमिनेंट जो एलिल्स होता है वो ही अपना प्रभाव दिखा पाता है और रिसेसिव एलिल्स वो क्या होता है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। कब? जब उनकी हाइब्रिड कंडीशन होते हैं या हेटेरोजाइगस कंडीशंस होती है। तो एक प्रकार से जब जो होमोजाइगस डोमिनेंट एलिस एलिलोमॉर्फ का क्रॉस रिसेसिव एलिलोमॉर्फ के साथ कराया जाता है तो उनसे बनने वाली जो प्रथम पीढ़ी होते हैं उसमें केवल और केवल डोमिनेंट एलिलोमॉर्फ वाले कैरेक्टर्स ही बनते हैं। जैसे कि लॉन्ग प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराया तो उसके बाद में जो बनने वाले प्लांट का जो जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, वहां पर टॉल प्लांट थे, सारे के सारे प्लांट्स के थे लंबे पादप थे। तो इस प्रकार से वहां पर प्रभावी जो एलिलोमॉर्फ होता है वो ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, रिसेसिव एलिल्स का अपना प्रभाव दब जाता है। तो ये एक प्रकार से जो नियम था उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो नियम जिसके द्वारा दिया गया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों के पृथक्करण का नियम, या इसको हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कि मेंडल ने जो हाइब्रिडेशन कराया था वो टॉल प्लांट लिए और राउंड शेप सीड्स, तो उसका कैपिटल टी और कैपिटल और दूसरे जो प्लांट्स थे वो कौन से थे, ड्वार्फ थे एंड रिंकल्ड। इसका जो जीनोटाइप था स्मॉल टी स्मॉल आर, और इसके माध्यम से उन्होंने जो गैमेट्स बने इनमें वो बने कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ये युग्मकों का निर्माण यहां पर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। F1 जनरेशन जो बनी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सी थी, F1 जनरेशन। जैसा कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एक प्रकार से कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का निर्माण हुआ। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स थे F1 जनरेशन के, सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल एंड राउंड शेप सीड वाले थे। अब ये जो नियम कहता है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ जाता है तो एक प्रकार से इसकी जो प्योरिटी है वो प्रभावित नहीं होती है, युग्मकों की जो एक प्रकार से वो अशुद्ध नहीं हो पाता। जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी अगर आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल आर अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। स्मॉल आर भी जब होमोजाइगस कंडीशन में जाएगा तो वह भी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होगा, गैमेट्स का निर्माण होगा। कौन कौन से गैमेट में, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल
कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इस प्रकार से यहाँ पर क्या 4 प्रकार के गैमेट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। और 4 प्रकार जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो जब इनमें आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो जब चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने देखा था कि वहां पर जो स्मॉल टी स्मॉल आर और इस प्रकार से इनका आपस में जब हम क्या कराया था सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो वहां पर जो फिनोटाइपिक रेशियो बना था F2 जनरेशन का 9:3, 3:3, तो वहां पर F2 जनरेशन का रेशियो क्या था डायहैब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1। 9 जो थे वो टॉल और राउंड शेप थे, 3 जो थे वो टॉल एंड रिंकल शेप थे, 3 जो थे वो ड्वार्फ एंड राउंड शेप थे और 1 जो था ड्वार्फ और रिंकल शेप था। तो एक प्रकार से जो युग्मक F1 पीढ़ी में पास आ जाते हैं, साथ आ जाते हैं, तो उनका साथ रहने से जो मिश्रण बनता है उसमें उनकी एक प्रकार से जो शुद्धता होती है वो प्रभावित नहीं होती है। यही नियम कहता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर अब ये जो युग्मकों की शुद्धता का नियम है, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? इसका आधार ये बताया कि जब कोई भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है, तो लैंगिक जनन के दौरान वहां पर जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो वहां पर मियोसिस की क्रिया होती है। क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 4 गैमेट्स का निर्माण वहां पर होता है। तो ये जो 4 गैमेट्स हैं, इन 4 गैमेट्स में एक प्रकार से इनका जो एलिल्स हैं, इन एलिल्स का ट्रांसमिशन स्वतंत्र रूप से होता है और स्वतंत्र रूप से होने के कारण से ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि 4 प्रकार के यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर एलिल्स का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से युग्मक क्या होता है, स्वतंत्र रूप से इनका ट्रांसमिशन होता है, स्थानांतरण होता है। तो यही इसका युग्मकों की शुद्धता का नियम का आधार है। फिर उसके बाद तीसरा नियम आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, युग्मकों के स्वतंत्र, ये तो आप ऊपर वाला तो क्या युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण। अब तीसरा जो है युग्मकों की स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये जो नियम प्रतिपादित किया था मेंडल ने, ये मेंडल का जो नियम प्रतिपादित था वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, द्विसंकरण संकर प्रयोग पर बेस्ड था। क्यों? क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, 2 विपर्यासी लक्षण के जो एलिलोमॉर्फ होते हैं, 4 एलिलोमॉर्फ को हम क्या करते हैं एक साथ लेकर के उनमें आपस में क्या करते हैं, प्रकार से क्रॉस करवाते हैं। अब इसी को देख लेते हैं हम, इसी में हम देख लेते हैं कि युग्मकों में जो पेरेंट्स जो होते हैं, इनके पेरेंट्स यहाँ पर 2 प्रकार के पेरेंट्स हैं। एक जो पेरेंट्स हैं उनका जो प्लांट्स हैं वो टॉल है और राउंड शेप सीड वाले हैं। एक प्रकार से जो मटर का प्लांट पौधा हमने लिया, एक जो पौधा था वो एक पौधे में लंबापन का गुण था और साथ साथ राउंड शेप सीड वाला का गुण था, और दूसरा जो पौधा हमने लिया था उसमें क्रॉस के लिए वो प्लांट एक का ड्वार्फ था, बोना था और रिंकल शेप सीड वाला था, मतलब जुरीदार बीजों वाला था। तो इनका जो F1 मतलब प्रकार से जब क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद में प्रथम जो पीढ़ी होती है उसमें 100 जो % जो पादप थे वो कैसे थे, टॉल और राउंड शेप 100%। और इसके बाद में जब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, स्वपरागण कराया जाता है, जिसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने देखा था, तो वहां पर हमें देखा था कि वहां पर 9 एक प्रकार से जो 16 जो फिनोटाइप मिलते हैं, जीनोटाइप मिलते हैं, उनका जो रेशियो था 9:3, 3:1। एक प्रकार से वहां पर 9 जो पौधे थे टॉल एंड राउंड शेप वाले थे, और एक जो प्लांट था आपका ड्वार्फ और रिंकल्ड शेप सीड वाले थे। लेकिन यहाँ पर 2 एक न्यू कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर बने थे, 2 नए संयोजन बने थे। 2 जो नए संयोजन थे वो किस टाइप के थे, टॉल एंड रिंकल शेप्ड, और दूसरा राउंड शेप्ड एंड
राउंड शेप्ड और ड्वार्फ। तो एक प्रकार से यहाँ दो नए कॉम्बिनेशंस का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? ये एक प्रकार से जो गैमेट्स थे उन गैमेट्स का स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन हुआ है, और अपव्यूहन होने के साथ ही एक प्रकार से यहाँ पर नया रिकॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुआ। तो यही नियम करता है कि एक प्रकार से जो युग्मक निर्माण के दौरान यहाँ पर उनका क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन होता है, और जिसके कारण से दो नए कॉम्बिनेशंस का निर्माण यहाँ पर होता है, दो नए प्रकार के प्लांट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था? हमारा नियम तो जो कर रहा है, जो दो प्रकार के हमने प्लांट लिए थे, टॉल राउंड शेप सीड वाले, ड्वार्फ रिंकल सीड वाले, इस प्रकार के प्लांट्स मिलने चाहिए थे, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से दो नए कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये नियम ही क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका भौतिक आधार क्या है? इसका भौतिक आधार यह है कि जब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक प्रकार से डिवीजन अवस्था में प्रवेश करते हैं, सेल डिवीजन कोशिका अवस्था में, तो वहां पर जब मियोसिस की प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो मियोसिस की जो एनाफेज फर्स्ट जो होती है, उस एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है, जो एक प्रकार जैसे क्रोमोसोम्स हैं उसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमेर से क्या होते हैं उस टाइम पृथक पृथक हो जाते हैं। किस अवस्था में? एनाफेज, इसमें मेटाफेज अवस्था में। और मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, चारों जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो कहां होते हैं, मिडिल जो प्लेट होते हैं, मध्य पटलिका होते हैं, वहां पर आ जाते हैं। तो जो मिडिल प्लेट जो होते हैं, मध्य पटलिका, एक प्रकार से जो मध्य जो पार्ट होता है, उसके बाद में जब एनाफेज फर्स्ट स्टार्ट होते हैं तो वहां पर एक प्रकार से दो ध्रुव बन जाते हैं। जो दो ध्रुव बन जाते हैं और साथ साथ वहां पर तर्कु तंतुओं का निर्माण वहां पर हो जाता है। एक प्रकार से जो क्रोमोसोम थ्रेड्स होते हैं, एक प्रकार धागे जो होते हैं, वो तर्कु तंतुओं के माध्यम से क्या होते हैं, दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। तो दोनों ध्रुव पर पहुंचने के बाद में वहां पर यह संभाव्यता होती है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है, कैपिटल के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है। और जाने के बाद में एक प्रकार से इस प्रकार से वहां पर चार प्रकार के वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, गेमेट्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो एलिल्स जो होते हैं, एलिलोमोर्फ्स जो होते हैं, उनका एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन होता है, असॉर्टमेंट होता है। अतः यह जो नियम है इसको ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंसी ऑफ मेंडल्स लॉ। जो मेंडल्स के द्वारा दिए गए जो नियम है, इनकी क्या महत्वता है, इनकी इंपॉर्टेंसी को देखने के लिए मैं पहली जो इंपॉर्टेंस है, टू डेवलप आइडेंटिफाई न्यू कॉम्बिनेशन एंड फ्रीक्वेंसी। एक प्रकार से ये जो नियम होता है, इस नियम के माध्यम से हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन कौन कौन सी बनेगी, और साथ ही साथ उनकी आवृत्ति क्या होगी, उनका परसेंटेज रेशियो क्या रहेगा। जैसे कि F2 जनरेशन का जिसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3=1 जो इनका फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा, इसी प्रकार जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का हम पता इस मेंडल्स के नियम्स के आधार पर हम लगा सकते हैं। दूसरा जो नियम था, टू रिमूव डिसएडवांटेज फैक्टर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पादप हैं और मनुष्य हैं, उनमें जो अनुपयोगी जो लक्षण होते हैं, जो उनके लिए हानिकारक होते हैं, इस प्रकार के लक्षणों को हम उसमें प्लांट्स या एनिमल्स में क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, जो बारहसिंगा होता है। बारहसिंगा एक प्रकार से जो हिरण होते हैं, उनका जो सींग ही उनकी कई बार उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो उसको जो कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसके जेनेटिक कैरेक्टर से। तो इस प्रकार से नए न्यू कॉम्बिनेशंस या न्यू प्लांट रेसेस का हम निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से टू डेवलप दिस डिजीज रेसिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग क्रॉप्स। जो मेंडल्स की जो नियम है, मेंडल्स के नियम के आधार पर हम एक प्रकार से जब हाइब्रिडेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो संकरण के माध्यम से जो नई जो क्रॉप जो तैयार होगी, नई जो रेस तैयार होती है, उस एक रेस में हम इस प्रकार से कैरेक्टर्स उसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि उसकी डिजीज रेसिस्टेंट का कैरेक्टर्स उसमें रहे, और साथ ही साथ उसकी जो यील्डिंग जो कैपेसिटी होते हैं, वो एक प्रकार से उपज की जो क्षमता होते हैं वो भी अधिक से अधिक रहे।
तो इसका उपयोग मेंडल्स के नियम का उपयोग करके हम ये काम कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस इन यूजेनिक्स, सुजननकी, मानव से संबंधित जो आनुवंशिकी के हैं उसको हम क्या करते हैं, यूजेनिक्स करते हैं। तो जो मनुष्य में भी विभिन्न प्रकार के जो डिजीज होते हैं जो कि किसी न किसी क्रोमोसोम्स के कारण से होते हैं, गुणसूत्र पे स्थित जो जीन्स होते हैं उनके कारण से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, इसी ब्लाइंडनेस है। तो ये जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इस जेनेटिक्स के माध्यम से हम रिमूव कर सकते हैं। उनको एक प्रकार से मनुष्य की जो जातियां हैं उनको रोगों से मुक्त हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से टू डेवलप हाइब्रिड वेराइटीज एंड जीनस, जेनेटिक्स का ये इंपॉर्टेंस है कि हम हाइब्रिड वेराइटी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि रैफेनोब्रेसिका, जो रैफेनोब्रेसिका वेराइटी डेवलप की रैफिना सेटाइवस मूली और ब्रेसिका ओलिवेसिया गोफी के माध्यम से हमने रैफेनोब्रेसिका न्यू वेराइटीज का निर्माण किया। इसी प्रकार से आपने खच्चर का नाम सुना होगा। तो जो खच्चर जो है एक प्रकार से घोड़े और गधे का आपस में क्या था, हाइब्रिडाइज कराया और उसके माध्यम से न्यू वेराइटी खच्चर का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से जो मेंडल्स के नियम, इन मेंडल्स का नियम का उपयोग करते हुए प्लांट्स और एनिमल्स की न्यू वेराइटीज को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।